आपके हिसाब से रेस्टोरेंट वाले सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? अगर किसी को अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेगा? उसको ये लगता है हमने खोल दिया है, शेफ मिल गया बहुत बढ़िया, हम चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट या बेकरी बिजनेस में हो तो रॉ मटेरियल और सप्लायर्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज हमारे साथ है एक होलसेलर जो पिछले 5 सालों से होरेका इंडस्ट्री को इंग्रेडिएंट सप्लाई कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट ओनर सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ लूज करते हैं, रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैसे प्लान करें और इंडस्ट्री के कुछ रियल सीक्रेट्स के बारे में। तो अगर आप होरेका बिजनेस में हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट इन तक ज़रूर देखना। आपने होलसेलिंग स्टार्ट कैसे की? उसने एक्चुअली क्या है कि हमारी जो पिताजी की डिस्ट्रीब्यूशन का काम था बहुत बड़ा, इसमें HUL आता है, नेस्कैफे आता है, नेस्ले आती है, GSK आता है, अनमोल बेकर्स आती है, फिर और भी मेरे पास कई काम थे हमारे पास। और पढ़ाई लिखाई मेरी बंद हो गई बाय रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। फिर उसके बाद मैं बिजनेस भी हमारी डाउन हो गई। फिर धीरे धीरे करके हम उसको अपने बिजनेस को फिर खड़ा किए और उसके बाद मैं घुसा स्टॉल फूड कार्ट की तरफ, जैसे नूडल्स हुआ, टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर। मेरा एक दोस्त था, उसका कार्ट था। उसने कहा कि तुम मंगाओ, मैं तुमसे ले लूँगा। मैं घुसा, मेरा इंटरेस्ट जगा और करते 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 मुझे 4-5 उतार चढ़ाव देखने को मिला। फिर वो लॉकडाउन बीता। लॉकडाउन बीतने के बाद मुझे लगा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जैसे कि टीवी ऐड देखता था, उससे मुझे दिखता था कि मोज़रेला का, जैसे अब ऐसे आपको कैसे बताऊं कि मैंने एक टॉय मंगाया था अपने बिटिया के लिए। तो बिटिया के लिए जब टॉय मंगाया तो उसमें मैंने देखा कि टॉय के ऑप्शंस में क्या थे, केक था, पिज़्ज़ा सेट था, ठीक है, ये फूड से रिलेटेड से। ये चीज़ मुझे लगा कि मेरी वाइफ ने क्या किया, वाइफ के लिए पिज़्ज़ा सेट मंगा दिया, सॉरी बिटिया के लिए पिज़्ज़ा सेट मंगा दिया। तो मेरे घर आया, बट जब डिब्बा खुला ना तो पिज़्ज़ा सेट नहीं खुला, वो खुला केक सेट। वो निकला केक सेट टॉय के रूप में। शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा। तो वो जब टॉय सेट खुला तो उस वक्त हम लोग ऐड देखा करते थे जोमेटो वगैरह का, ठीक है। और उस वक्त होता क्या था ना कि हम लोग देखते थे पिज़्ज़ा, बर्गर, क्योंकि बर्गर वालों को तो मैं देता था जिसमें टोमेटो चिल्ली सॉस वो डालते थे। बर्गर को लेके मैं उतना कॉन्शियस नहीं था, बट पिज़्ज़ा को लेके मेरे दिमाग में आया, यार ऐड ऐसे आ रहा है, मोज़रेला दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोज़रेला मेरे दिमाग में आया। यूट्यूब पे उस समय ऐड भी है ऐसा बहुत सारा, हर चीज़ों के ऐड में आपको जैसे फूड का नाम आ गया तो आपको ये ब्रांडिंग की जा रही थी पिज़्ज़ा और बर्गर की, ये मेरे दिमाग में आ गया। जोमेटो के ऐड में मोस्टली पिज़्ज़ा ही था, एकदम हर किसी के ऐड में बर्गर और पिज़्ज़ा ही मेन रहता है, उसके बाद थर्ड में कुछ रहता है। मैंने आज तक डोसा का, इडली का कहीं भी टॉय नहीं सेट नहीं देखा, ठीक है, इन्हीं 2 चीज़ों का देखा। तो मेरा दिमाग में सिर्फ मोज़रेला गया। ऐसे तो और सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट सिर्फ क्योंकि आज मुझे नॉलेज है इंग्रेडिएंट्स का, बट उस वक्त मुझे ये दिखता था कि वह मोज़रेला चीज़ है जो कि एक रस्सी की तरह खींचता है, लोगों को लगता है कि यही है पिज़्ज़ा। तो वहाँ से मैं थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि मैं फूड लाइन से था, तो मुझे लगा भाई मोज़रेला सबसे पहले शुरू करना चाहिए। हमारे लोकल में एक, क्योंकि अब वो मेरे दिमाग में घुस गया था। अब मेरे लोकल में एक कस्टमर था, सॉरी कस्टमर मेरे लिए है, बट वो एज अ काउंटर था पिज़्ज़ा का। तो मैं उनके पास गया, बोला भैया देखो मुझे मोज़रेला बेचना है तुम्हें। ये मैं उसके बाद की, क्योंकि चाउमीन ये सब बेसिक चीज़ें हो गई थी। शुरुआत में भी उस वक्त भी 2 ही 3 लोग थे हम लोग जो बेचते थे, बाकी उसके बाद तीसरी चौथी कोई पार्टी नहीं थी। बहुत बाद में लोगों ने बेचना चालू किया देख करके। तो मोज़रेला की स्थिति ये रही कि उसके पास गया, उसने कहा कि हाँ लेंगे। तो मैंने सोचा लेंगे, तो उसकी कहानी ऐसी थी कि वो होता है फ्रोज़न। ये भी मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने कई सारी चीज़ ट्राई की, ये भी मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता था बस चीज़ की बात। मैंने चेक किया, एक चीज़ आती है ड्राई में, पाउडर, बहुत सारी चीज़ें देखी। इवन एक गोदरेज की चीज़ ब्लॉक आती है। मैंने एक कस्टमर अपने एक गोदरेज कंपनी की चीज़ ब्लॉक आती है 1 किलो की, रेट मैंने लिया, उससे सिर्फ 1 किलो मंगाया, अपने घर में पिज़्ज़ा बनाया, ट्राई किया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या होना है। फिर कुछ जानकारी होते तो मैं उस काउंटर पे गया, मैंने कहा मुझे मोज़रेला बेचना है आपको, मैं चाहता हूँ बेचना। उसने कहा कि, उसने वेलकम किया, कहा कि एकदम भैया आइए। और उसके बाद मैंने 2-4 ब्रांड ट्राई किए और एक ब्रांड से मेरा कांटेक्ट हुआ और वहाँ से एक बंदा आया और वहाँ से मेरी जर्नी आगे की स्टार्ट।
तो आपको अपना पहला कस्टमर कैसे मिला, या फिर वही वो आउटलेट वाला था जो जिसने वही वो पहला आउटलेट था मोबाइल के हमारा, बारे में जो बताया जहाँ था? से उन्होंने मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, वही आपका पहला आउटलेट वही मेरा है। पहला outlet यानी था। जिससे आपने चीज़ों के बारे में जाना, उसी को वापस हाँ, उससे बेचना मैंने चालू बहुत किया। कुछ जाना, उसने बहुत कुछ बताया मुझे। बहुत कुछ जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, और वापस उसी को वापस उसी को मैंने देना चालू किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने जगह से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक के कस्टमर्स को टच करना और चालू किया। उसकी जो नीड थी वो बाकी रेस्टोरेंट की भी नीड रही होगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी लंबी रेंज थी, ठीक है। और उसके बाद उसकी रेंज भी मिला करके मुझे तो पहले यही फील नहीं हुआ कि फूड में भी इतना लंबा रेंज हो सकता है। जैसे आपको कैसे बताऊँ, जैसे एक बेसिक चीज़ें लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई किराने का सामान, ग्रोसरी स्टोर। दूसरी चीज़ टमाटो चिल्ली, सोया, नूडल्स, अजीनोमोटो, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आगे कुछ नहीं, आगे किसी को कुछ नहीं पता। मुझे इंटर करने के बाद फील हुआ कि मैं कुछ नहीं बेचता हूँ। फिर वहाँ से और भी इंग्रेडिएंट्स मिले, मैं उसी कस्टमर को देना चालू किया, और धीरे धीरे मैं अपने कस्टमर्स बढ़ाते गया। यानी ये भी अपने आप में एक पूरी रेंज है ग्रोसरी की। हाँ, बहुत लंबी रेंज है। बहुत लंबी रेंज वो ग्रोसरी की नहीं कहेंगे, वो फूड इंडस्ट्री फूड करेंगे। इंडस्ट्री की। वो एक्चुअली उसके लिए एक वर्ड आप दो वर्ड यूज़ किए, फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री, क्योंकि आप जो B2B कर रहे हैं वो B2C के लिए है। B2C मीन्स क्या होता है कि मैं B2B बेच रहा हूँ, सपोज करो मैंने बेचा कोकोनट बिस्किट, मैं B2B बेचा, यानी मैंने एक काउंटर को बेचा, वो वहाँ से सी करेगा। वो वहाँ से सीख करेगा। लेकिन वो सी करेगा ना तो सेम आइटम करेगा। बट B2C क्या होता है, B2B क्या होता है ना, कि आप जो प्रोडक्ट देते हैं उससे वो कस्टमाइज करता है कस्टमर के लिए, वो B2B कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस, एज अ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली आप बिजनेस टू बिजनेस डील, मैं बिजनेस टू बिजनेस ठीक है। डील और करता आप जिसको आगे माल भेजते हैं वो retailer को उसको देता है। कन्वर्ट करता है, मतलब उसको रॉ मटेरियल से अपने प्रोडक्ट हाँ, बनाता वो उस इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बाकी सारे आइटम हाँ। बनाता है, जैसे पिज्जा, बर्गर वगैरह। है। पिज्ज़ा, बर्गर और भी तमाम तरह की चीज़ें, पास्ता हुए। अच्छा, आपका सबसे टफ पेज क्या था, मतलब आपके बिजनेस का सबसे कठिन समय क्या था? देखो, अब मैं तो वैसे 2008 से इस लाइन में हूँ, ठीक है। उसमें कई सारे फेजेस हैं, क्योंकि वो सब पुरानी बातें हो गई हैं और उन सब चीज़ों का वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेना देना है बट उतना नहीं है जो मेरे इस वक्त सेल है या जो कुछ है। कठिन फेज तब आया कि एक पहली चीज़ तो फ्रोज़न, उसमें एक बहुत बड़ा मैटर करता है फ्रोज़न। और दूसरी चीज़ हमारी सेल बढ़ रही थी, और हमारे पास लॉकडाउन में प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास पैसा नहीं था। लॉकडाउन के बाद से मैंने बैंक से लोन बढ़ाया, उसको मैंने 2 लाख किया, फिर उसको 5 लाख किया, फिर उसको 9 लाख किया, और उससे मैंने अपने सेल को उसी में ग्रोथ करता गया। वो पैसे को लेकर के प्लस, और मैंने जितने भी डिफ्रीजर खरीदे सब मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया, 2 डिफ्रीजर छोड़ फ्रोजन आइटम के लिए वैसे तो कोल्ड रूम की जरूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्रीजर हाँ, डिफ्रीजर से मैंने स्टार्ट किया। डिफ्रीजर से आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 2 से 4 4। डिफ्रीजर इस वक्त तो मेरे पास 900 लीटर के 3 डिफ्रीजर हैं, और 500 लीटर के 3, एक 4, एक 5, 3, 8 डिफ्रीजर है। आगे कोल्ड रूम की कोई प्लानिंग? आगे कोल्ड रूम की प्लानिंग है, एक ब्रांड बनाने की प्लानिंग है, लेकिन अभी वो सब प्रोसेस में है। ठीक ठीक ठीक। आपके हिसाब से रेस्टोरेंट वाले सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? जो मैं देख रहा हूँ अगल बगल, कि रेस्टोरेंट का मतलब वो यहाँ ये समझते हैं कि मैं जो हूँ एक रेस्टोरेंट का सेटअप डाला, खूब सुंदर था, बहुत अच्छा मेन्यू बनाया, महंगा सस्ता सब कुछ, ठीक है, और उसके बाद से पैर पर पैर चढ़ा के बैठ गया। जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ ना कि रेस्टोरेंट का जो मालिक जो होता है, जब रेस्टोरेंट खोलता है तो वो अपने आप को तेरे नाम का मतलब फर्स्ट सिक्वल वाला सलमान खान समझता है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरे ऐसा कोई नहीं है, मैं ये करूँगा। बोले तो उसको वो मीम कह सकते हैं। उस बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उसको नॉलेज नहीं होती है, उसको ये लगता है हमने खोल दिया है, शेफ मिल गया बहुत बढ़िया, हम चला रहे हैं। उसको ABCDEFG जो A से Z तक की नॉलेज होती है वो नहीं होती है। उसको लगता है खुल गया है, मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा, और कुछ नहीं। एक आउटलेट खोल के सेफ रख लिया और फिर पैसे आते रहेंगे।
आप ये बताओ कि आप उसका ऐड नहीं करोगे, प्लस कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, उसकी टेस्ट की प्रॉब्लम हुई तो आप उसको जो है थोड़ा सा टेढ़ा बोल देंगे, ये सब कैसे चलेगा? आप बिजनेस कर रहे हैं ना, इसलिए कम से कम इतना लॉयल तो कस्टमर साथ बनना पड़ेगा कि कस्टमर आप पे फेथ कर सके। अपने रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की प्लानिंग जो लोग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? मतलब कि वो अगर शुरुआत कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसे किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए इन्वेंट्री की? मतलब कितने दिन का लगभग उसको रॉ मटेरियल लेके चलना चाहिए? देखिए, रॉ मटेरियल की बात तो मैं नहीं कहूँगा। पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसको काम स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर है कि उसको कहीं जा करके काम करना चाहिए, कि जा करके आइडिया लेना चाहिए। हाँ, आइडिया, उसको काम करना चाहिए, काम ही करना चाहिए। आप मान के चलो कि 1 महीने की आप ट्रेनिंग कर रहे हो सैलरी के साथ, आपको सैलरी मिल रही है एज ए हेल्पर, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप घर में बैठ के नहीं बना रहे हो, आप समझ रहे हैं? घर में आप 4 बार बनाते हो 4 फ्लेवर का हो जाता है, बट कस्टमर को ये नहीं चाहिए। अब ट्रेनिंग लेने से क्लियर भी हो जाएगा कि किस जरूरत क्या में कितना क्या जाना ज़रूरत क्या है, हाँ, और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। वो उनको नॉलेज तभी होगा क्योंकि जो शेफ़ आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। अभी हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला है, फाइन डाइन, क्योंकि अब जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं सब जानते हैं कि भाई इनके यहाँ चले जाइए आपको मिल जाएगा, या हमारी मीटिंग भी हो जाती है तो हम लोग बैठते हैं बात करते हैं। तो उन्होंने मीटिंग की, ओपनिंग से पहले उन्होंने मुझे बुलाया, वो ऐसे प्रोडक्ट मांग रहे थे कि वो कह रहा था भैया मैं बनाऊंगा, शेफ़ कह रहा था। मुझे पता था कि वो बस शुरुआत है, वो अपने आप को बस शो ऑफ कर रहा है। वो यही हुआ लास्ट में, जो लिस्ट थी उनके शेफ ने बना के, हाँ, जो लिस्ट उनके शेफ ने, उनको कुछ नहीं पता वो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन वही हुआ कि बाद में वो सारी चीज़ें बंद हो गई वहाँ पे। अच्छा, मतलब उससे भी बेटर ऑप्शन था, सिंपल ऑप्शन है। सिंपल आप हमें एक चीज़ बताओ, चीज़ों को बहुत अगर हमें पनीर काट करके पनीर रोल बनाना है तो मैं कटा हुआ पनीर कहाँ मंगाने जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब कि लोग स्टोर कर लेते हैं। मतलब चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना कीजिए, आप सिंपल कर सके तो मच बेटर, सिंपली हो सकता, एकदम सिंपल कीजिए। और जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात है तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप जब भी बनाए तो ये पहले 1 हफ्ते का लेके चला, 1 हफ्ते का लेके, कम से कम शुरुआत में 1 हफ्ते का लेके चला। आपको लगेगा कि हम 1 महीने का उठा लेंगे, या हमारा मतलब 1 हफ्ते का इतना भी ना हो कि वो 1 महीना चल जाए। हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है ना कि किस चीज़ की सेल ज़्यादा होगी, किस चीज़ सेल ज़्यादा। पहले 1 हफ्ते की आप उठाइए, धीरे धीरे आप उसको 1 महीना 2 महीना समय दीजिए, और उसको उतने, और उसमें ये भी रियलाइज होगा कि मेरे वहाँ किस चीज़ की सेल ज़्यादा है, क्या चीज़ मुझे बल्क में उठानी है, क्या चीज़ कम करनी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में वेस्टेज भी काफ़ी निकलता है, बहुत। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो शेफ जो है, ऐसे समझिए एक रेस्टोरेंट में तो पनीर की 5 स्लाइस काटता था, 1 स्लाइस मुंह में डाल लेता था। अच्छा, वो एक चीज़ बताइए, शेफ जो है आपका 20% तो वहीं खा गया। इसको कौन कंट्रोल करेगा? और रेस्टोरेंट में एक पनीर की तो एक क्यूब की वैल्यू है, वो पनीर की क्यूब तो मैं जनरली एक बता रहा हूँ, ऐसा पता नहीं क्या होता होगा, काउंटिंग से ही सारी चीज़ें जानी है। एकदम आपको काउंटेबल होना ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट पे मैं पहुँचा, मैंने देखा कि वो शेक बना रहा है, वनीला शेक बना रहा था। वनीला शेक बनाया और 300 ml की गिलास थी उसकी। जनरली आपको हर काउंटर पे 300 ml की गिलास मिलेगी। उसके बाद बनने के बाद करीब 150 ml उसके पैन में रखा हुआ था। आप हमें ये बताओ वो किस माप से वो ले रहा था कि उसका 300 के बदले 450 ml हो गया या 400 ml हो गया। मेजरमेंट उसकी सही नहीं थी, और आपकी जो है 100 ml तो अधिक गई ना। आप कमाए क्या? आप सोचो 300 में से 100 के बाद 100 अधिक गई, यानी 33% आपने अधिक दे दिया। और वो होगा क्या? रखा रहेगा, शेफ उठा के पी लेगा। तो वो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको यही लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है। मतलब शेफ के ऊपर भी नजर बना के रखनी चाहिए, हर की चीज पे नॉलेज रहेगी। अगर रॉ मटेरियल की या फिर आपके जो भी आइटम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी नॉलेज रहेगी तो आप उस पर कमांड भी कर पाएंगे। एकदम। और आपको करना, आपको 100% देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमने खोल लिया और हमारा चल रहा है, क्योंकि कस्टमर आपके पास आएगा तो कई चीज़ों को देखेगा। आपकी सर्विस देखेगा, ठीक है, आपकी क्वालिटी देखेगा, ठीक, उसके बाद आपका लुक देखेगा जो आपने बना रखा है उसको, ठीक है, और आपकी व्यवस्था, आपको मतलब
टाइमिंग देखेगा कि भाई सर्विस की जो टाइमिंग है, मैंने आप हमें 15 मिनट दे रहे हैं कि आधा घंटा में दे रहे हैं कि 1 घंटे में दे रहे ऑर्डर हैं, करने के कितने टाइम में कितने- आप मुझे हाँ। डिलीवर कर रहे हैं। वो जितना जल्दी हो सके उसको मिल जाए, कस्टमर यही चाहता है। किसी भी आइटम में रॉ मटेरियल की कास्टिंग कितनी क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए अगर 100 रुपये का कोई अगर पिज्ज़ा है तो उसमें रॉ मटेरियल की कास्टिंग कितनी होगी? देखिए सपोज कि 100 रुपये का पिज्ज़ा है, हम्म, उसमें कॉस्टिंग होगी अप्रॉक्स 40 से 50 रुपये के बीच में। लगभग 50%। 100% कहेंगे ना, 50 रुपये कॉस्टिंग में तो उस पर आप 100% की मार्जिन रखेंगे। नहीं, मार्जिन तो हो गई ना 100%, लेकिन कॉस्टिंग कॉस्टिंग रेट का आधा, कुल मिला करके आपकी टोटल कॉस्टिंग मैक्सिमम 60 रुपये जानी चाहिए, मैक्सिमम 60 60 रुपये रुपये जानी चाहिए। यानी और 5 आइटम ऐसे आपको रखने चाहिए हाँ, रेट वाइज कि वो एकदम हाई हो। मतलब एकदम हाई का मैं सपोज करो कि आपने पिज़्ज़ा बेचा 100 रुपये का, उसमें एक पिज़्ज़ा आप रखो 90 रुपये का। 90 रुपये नहीं रखो, उसको 150 रखो, वो 90 रुपये का हो, मैंने को कभी भी आप उसको 150 से हटा के 90 कर दो। सपोज करो आपको ऑफर चलाना है, ठीक है, तो आप एक आइटम में नहीं कमाओगे, तो आप उसको क्या करोगे कि 150 वाला पिज़्ज़ा 1 पर 1 फ्री, कभी 2 पर 1 फ्री, ठीक है। कुछ चलाओगे तो क्या करोगे आप, रेट तो इंक्रीज करके 1-2-4 प्रोडक्ट का रखोगे ना कि आपको ऑफर देने में आसानी हो। और मेरे हिसाब से भी ऑफर भी उसी प्रोडक्ट पे लगाने चाहिए ना जिसमें आपकी हाई मार्जिन हो। आप किसी प्रोडक्ट पे ऑफर लगा करके बिजनेस नहीं चला सकते। हाँ। कस्टमर को बस ऑफर देखना चाहिए। जैसे आपको बताता हूँ, जब आप शॉपिंग मॉल जाते होंगे आप, जब आप शॉपिंग मॉल जाते हैं तो आपको टॉप्स का अचार मिलता होगा या निलॉन्स का। आप जब मॉल के अचार को उठाएंगे तो आप उससे MRP मिलेगी 190, 1 kg या ½ kg जो भी हो, ठीक है, और लिखा होगा बाई 1 गेट 1 फ्री। लेकिन जब आप एक नॉर्मल शॉप पे जाएंगे, मैंने जो आपके गली कूचे या अगल बगल होंगे ग्रोसरी स्टोर, जब उनके यहाँ जाएंगे तो आपको MRP मिलेगी 90 रुपये 95 रुपये। अच्छा, यानी उसको मॉल वगैरह में और मॉल के लिए अलग से आता है, तो मॉल अलग से डिजाइन ही होता है, अलग से डिजाइन होता है। डिफरेंस क्या होती है हाँ। कि सपोज कीजिए वो 500 ग्राम है, ठीक है, उनके में होगा 480 ग्राम। अच्छा, सेम वेट नहीं देंगे क्योंकि उस पर क्लेम हो सकता है बहुत अच्छे से। आप कोर्ट जा सकते हैं, आपका मतलब की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफर आपको चलाना ही है। तो अगर आपको ऑफर चलाना है तो वैसे 5-6-10 प्रोडक्ट। लेकिन जैसे मैं बताऊं आपको, किसान का जैम, मैं मॉल गया था, किसान का जैम लिया, देखा लिया क्या, उस वक्त मेरे पास खुद ही स्टोर था, तो मैंने देखा कि उस पर 130 MRP है, उस वक्त 130 से 135 रही होगी इस वक्त, ठीक है। 135 रुपये लिखा था MRP रेट, और वहाँ पे स्टिकर चिपका था 135 रुपये की। हमारे यहाँ 135 की है, हम 132 का देते थे, 130 का देते थे, ठीक है। वो आपको एकदम MRP, हल्दीराम की भुजिया आपको एकदम MRP, ठीक है। लेकिन वही मम्स का जैम आता था मिक्स फ्रूट, उसकी MRP थी 140 रुपये, बाई 1 गेट 1 फ्री। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स 200 ग्राम का एक पैकेट अलग से। अरे बाप रे। तो वो आपको ऑफर किस पे चलाना है ये आप समझ गए होंगे कि आपको एक ऐसे आइटम को लेना है जो कि आपको 40 रुपए के आसपास पड़े, 80 रुपए आप कभी भी उसको बेच दो। या तो हाई मार्जिन हो, हाँ, हाई। जैसे एक रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ, हाँ, उसने क्या किया हुआ है कि एक पिज्ज़ा को रखा हुआ है उसने 180 रुपये। 180 को सीधा वो क्या करता है कि हम आपको 60 रुपये का देंगे। अच्छा, जो सीधा 60 रुपये का पिज्जा मेनू वो सीधा 60 रुपये, वो ऑफर में 60 रुपये कर देता है, 70 रुपये कर देता है, उसको 100 रुपये कर देता है। मतलब उसी को ही वो फ्लैक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे, चाहे वो उसके इंग्रेडिएंट्स कम में ज़्यादा कर दे, उस कस्टमर को ये लगता है कि भाई ऑफर चल रहा है, चलो आज वहाँ बैठे खाता है। अगर किसी को अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेगा? देखिए, कॉस्ट सिर्फ कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप सस्ता तो कर लेंगे, बट आप उसको बेचेंगे नहीं, तो आप उसका रिटर्न मार्जिन कैसे पाएंगे? आप कॉस्ट तभी कम होगा। कॉस्ट कटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसका रेट गिराया, मतलब उसका लेबर हटा दिए, ठीक है, मैं उसका जो है मशीन जो है बिजली का बिल बचा रहा हूँ, ये कॉस्ट कटिंग नहीं, ये तो चिंदी चोरी वाली। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीज़ों को सस्ता कर दूंगा तो सेल बढ़ जाएगी, वो तो चिंदी चोरी वाली बात हो गई। देखिए, प्रोडक्ट अगर आप अच्छा देते हैं, जेन्युइन रेट लेते हैं, ठीक है, तो समय लगेगा, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं है, आप चाहते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने ब्रांड बन जाए,
तो ये कभी नहीं हो सकता। और मुझे भी लगता है कि खाने पीने वालों मामलों में तो ये लगता ही है कि जहाँ क्वालिटी मिलती है आप खाने पीने की बात ना कीजिए, नहीं झिझकता है। आप खाने पीने की सिर्फ बात मत कीजिए, आप कोई एक प्रोडक्ट सिंगल खाने पीने से इतर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, सरिया सीमेंट में चले जाइए, ठीक है, अगर आपने उसको क्वालिटी नहीं दी, ठीक है, और लंबे समय तक आप स्टेबल नहीं है, खड़े नहीं है, हो सकता है आपको 2 साल कुछ नहीं मिले। मैंने भी अभी पिछले वाले आंसर में कहा था कि हम साल भर करते नहीं हैं कि हम चले जाते ज़मीन खरीदने, ठीक है, चले जाते मकान बनवाने, तो आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा फिर बिजनेस में लगेगा, बिजनेस पैसा मांगता है। और कॉस्ट कटिंग की जहाँ तक बात है, कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने लेबर एक कम कर दिया, ठीक है, आपने बिजली का बिल कम कर दिया, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब कस्टमर नहीं रहता है तो रेस्टोरेंट की लाइटें वो ऑफ कर देते हैं। नहीं, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भले ऑफर चला करके आप कस्टमर बुला लीजिए, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि उससे लुक का प्रभाव पड़ता है भाई। नेगेटिव इम्पैक्ट। रीज़न क्या है कि भाई देखिए, कस्टमर रिटर्न जो आते हैं ना वो 20% आते हैं, 70 से 80% वो नए कस्टमर होते हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया बेकरी स्टार्ट करने वाला है तो वो किस तरीके से स्टॉक को रखे? अगर सिर्फ केक ही वो बनाने वाला है तो उसको कितना स्टॉक रखना चाहिए, कितने दिनों का? देखिए, नई बेकरी है तो आप उसको 2-3 दिन 4 दिन का स्टॉक रखिए। 2-3-4 दिन का स्टॉक रखें। शुरुआत आप 4-5 दिन से कीजिए, 6 दिन से कीजिए। ये तो आपको पता ही नहीं है ना कि जो स्टॉक आप रख रहे हैं 1 हफ्ता चलेगा कि 15 दिन चलेगा। वो तो सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आप आधे गत्ते मान लीजिए, 1 गत्ते मान लीजिए, पहले आप शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है शुरू करना। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं जो पहले जो 20 किलो का एक प्रीमिक्स उठा लिया, 5 पेटी क्रीम ले लिया, नहीं। क्योंकि इस लाइन में 2 तरह के कस्टमर होते हैं, मतलब 2 तरह के दुकानदार होते हैं, एक होलसेलर होता है, एक रिटेल होता है। होलसेल में वो होते हैं जो रिटेल को बेचते हैं, ठीक है, उनको लो मार्जिन पे काम करना पड़ता है। और जो आपके रिटेलर होते हैं वो 2 तरह के धंधा करते हैं, या तो वो खुद बनाते हैं, ठीक है, या तो फिर वो होलसेलर से लेते हैं, खरीद के। अब जो रिटेलर है वो बल्क में कैसे ले सकता है, और होलसेलर अगर नया है वो बल्क में लेगा तो बेचेगा किसको? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंप्यूटर है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? तो वो शुरुआत जो है 5-6 दिन 1 हफ्ते का लेके चलना चाहिए। ये आपको नहीं पता चलेगा कि 3 दिन चलेगा या 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए हम 1 हफ्ते का इतना स्टॉक लेके चलना। और अगर कोई अपना नया रेस्टोरेंट खोल रहा है तो वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड रॉ मटेरियल को लेने की प्लानिंग मतलब कैसे करे? कैसे उसे पता चलेगा कि किस चीज़ का? कहाँ से रॉ मटेरियल लेनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसे जो नया नया रेस्टोरेंट खोलते हैं वो किसी भी किराने वाले से रेंडमली सामान उठा लेते हैं, जो कि उनको महंगा भी पड़ता है। तो इसकी सोर्सिंग कैसे करें? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपको बता रहा है। कई आइटम ऐसे जैसे बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, चाउमीन हुआ, राइस पनीर हुआ, ठीक है। आप चारों में अगर जाते हैं तो आपको राइस पनीर ईजी है। किसी ग्रोसरी में गया, चावल लिया, ठीक है, पनीर आप किसी भी एक डेयरी वाले से ले लेंगे, फिर उसके बाद डेयरी वाले से लेने के बाद आप अजीनोमोटो ले लेंगे, या ये सब नॉर्मल चीज़ें जो ये नॉर्मल चीज़ें ग्रोसरी पे आजकल मिल ग्रोसरी वालों पे मिल जा रही है। हाँ, अगर आपको उससे ऊपर जाना है, क्योंकि उससे ऊपर जब जाता है ना वो प्रीमियम में चली जाती है। भले आप स्टॉल पे लगाते हैं, लेकिन कस्टमर के नंबर में ये रहता है ना वो प्रीमियम चीज़, प्रीमियम आइटम है। तो उसके लिए उसके बहुत अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, आप कस्टमर के आप किसी अच्छी कंपनी का, जैसे मैं आपको 2 कंपनियों का नाम बताऊंगा होरेका के लिए। जैसे वीजी गुडरिच की है, गुडरिच बेकरी में बहुत बड़े ब्रांड है। और दूसरी चीज़ है वीवा जो है होरेका में। गुडरिच की एक सेकंड ब्रांड उसने लॉन्च किया वीजी होरेका के लिए। वीजी और वीवा ये दोनों कंपनियों के कस्टमर केयर पर जाइए, उन्हें कॉल कीजिए, भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैं फलाने जगह दुकान अपनी आउटलेट डाल रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो वो कंपनी पास के डिस्ट्रीब्यूटर को संपर्क करेगी, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करा देगी, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया था, मेरे दिमाग में भी ये नहीं था। मेरे दिमाग में तो ये था कि आप चाहे तो अगल बगल किसी रेस्टोरेंट के वाले के वहाँ जा सकते हैं, उससे भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे क्या है ना कि अगर आपको ब्रॉड सोचना है तो बड़ी चीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं कंपनी कॉल करूंगा क्या पूछूंगा। अरे क्या पूछोगे भाई, अभी कंपनी बैठी है उसी चीज़ के लिए। मैं खोला किस लूँ काउंटर बेचने के लिए, ठीक है, कस्टमर मुझे मिलना चाहिए। अब कस्टमर चाहे वो आपके नदी पार करके आए और चाहे वो हमारे बगल वाली गली से आए, मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप, और लोग यहाँ ऐसे कहते हैं अरे मैं कैसे कॉल करूँ, अरे करना क्या भाई, उससे फ़ोन करो, बोलो कि मुझे माल चाहिए,
कंपनी कहेगी ना कि भैया मेरा इकट्ठा माल निकला, वो उसके में ऐड होगा कंपनी में। वैसे अगर 100 भी अगर साल भर में लोग उनको कॉल करते हैं तो उनके पास 100 गत्ते निकले। कंपनी बैठी है इसीलिए। सही, आइडिया अच्छा है। आपके हिसाब से 2026 में होरेका और बेकरी की जो इंडस्ट्री है वो कैसे रहेगी? क्या अभी जो है उससे और ज़्यादा बढ़ने वाला है आप या फिर क्या है? इस वक्त तो बहुत उठा पटक चल रही है। हाँ, नहीं उसको छोड़ दे, इस समय जो विश्व भर में हो रहा है नहीं, उससे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम तो इंडिया में है ना, अभी तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। तो फिर भी लेकिन रीज़न क्या है, विदेश में अगर उठा पटक होगा तो पैसे बहुत सारे लोगों के विदेश से आते हैं, ठीक है। और मुझे जो अभी हम लोग जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, मुझे लगता है कि कल से दुबई और ईरान, यूएसए और भी जो देश हैं उनका बवाल चल रहा है। तो उनकी कहानी ये है कि सबके पैसे यहीं आने हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें बद से बदतर हुई तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री गिरेगी। क्यों? क्योंकि लोगों की जो ब्रेड बटर होती है ना, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है। रेस्टोरेंट वैसे भी लग्जरी की चीज़ है, लग्जरी की चीज़ है। लोग शौक से खाते हैं, जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं। अदरवाइज आप ब्रेड बटर तक सीमित हो जाएंगे, रोटी दाल में ही काम चला लेते हैं। और आपको क्या लगता है, रेस्टोरेंट को जोमेटो पे आना चाहिए? रेस्टोरेंट को जोमेटो पे सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए आना चाहिए। सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है जोमेटो से पैसे कमाने हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट जोमेटो के लिए नहीं है। जोमेटो के लिए आपका क्या कहते हैं इसे, क्लाउड किचन है। अगर आप क्लाउड किचन पे काम कर रहे हैं तो आप जोमेटो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, अगर रेस्टोरेंट है तो आप बिल्कुल भी जोमेटो की आशा मत कीजिए। क्लाउड किचन में रेंट का टेंशन नहीं है। क्लाउड किचन में रेंट का टेंशन नहीं है, शेफ का भी टेंशन नहीं है। आप खुद भी आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। किचन के अंदर में कौन देख रहा है भाई क्या कर रहे हो? आप चाहो तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो क्लाउड में। अरे मैंने तो एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा जो है आलू पराठा लेता था, उसने अपने जोमेटो पे लिस्टिंग कर रखी थी, फूड लाइसेंस ले रखा था, सब कुछ कर रखा था। और वो अपने बगल, वो उसने आलू पराठा बेचा था 80 रुपए का, और अपने बगल वाले स्टोर से 30 या 35 रुपए के पराठा लेता था, ठीक है। और उसके बाद से अलग उसने डिप बनाए हुए थे दही के, चटनी के, बहुत अच्छी 3-4 डिप बना करके उसको पार्सल बना करके भेजता था। और उसने लिस्टिंग में कुल मिलाकर वो प्रेजेंटेशन करता था और 90 रुपए या 100 रुपए का बेच देता था। आप ये सोचो, 35 रुपए का लिया, 100 का बेचा। और कंपनी 35% काट भी लेती है तो 65 रुपए के हिसाब से उसके पास 30 रुपए पर पराठे के बचे। और 30 उसने अगर दिन भर में 20 भी सेल कर दिए, 40 भी सेल कर दिए, 20 ही अगर सेल कर दिए तो उसका 60-600 रुपए कहीं नहीं गया हुआ टोटल कॉस्टिंग करने आपका जो मेन्यू है, अगर आप उस पर, अगर जोमेटो कमीशन 30 से 40% है तो आपके मेन्यू की जो चीज़ें अगर 30 से 40% एबव करके आप उसको अपलोड करें, जैसे एबव करके आप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात ये बताया हूँ कि एक्चुअली जोमेटो है किसके लिए, स्विगी है किसके लिए, रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। मेरा ये कहना था कि अगर उसको आलू पराठा बेचना होता ना तो फिर उसको रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में सेफ रखता। तमाम तरह की दिक्कतें, भाई दिक्कत का मीन्स ये है कि आपको अनलगर खर्चे है क्लाउड किचन में। आप क्लाउड किचन रूम के अंदर चलाइए, रेस्टोरेंट को अपना ब्रांड बनाइए। क्लाउड किचन का भी ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि वो डिलीवरी ही करनी है। या तो आप डिलीवरी कीजिए तो ठीक है, तो अपनी जो है डिलीवरी सिस्टम रखिए, तब आप ब्रांड बन पाएंगे।